खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। रोहिंग्या मुसलमानों को यूं ना ठुकराएं। पार्टी और सरकार की लाइन से अलग इस बार यह आवाज खुद बीजेपी के अंदर से उठी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक लेख लिखकर कुछ इन्हीं अल्फाजों में भारत सरकार से अपनी रिफ्यूजी पॉलिसी डिफाइन करने की गुजारिश की तो हंगामा मच गया। सेंट्रल मिनिस्टर हंसराज अहीर ने तो यहां तक कह दिया कि कोई देशभक्त ऐसा कह ही नहीं सकता जिसको म्यांमार की सरकार रखने को तैयार नहीं, उसे हम क्या रखेंगे। वरुण ने सफाई दी है कि उनका इरादा पार्टी लाइन को चुनौती देना नहीं, रिफ्यूजी पॉलिसी को डिफाइन करने का मुद्दा उठाने का था। उधर म्यांमार में रोहिंग्या का गढ़ माने जाने वाले रखाइन में 45 हिंदुओं की कब्र मिलने के बाद एक बड़ा खुलासा बांग्लादेश से हुआ। यहां शरण पाए रोहिंग्या हिंदुओं का कहना है कि उन्हें जान के एवज में जबरन मुसलमान बनाने की मुहिम चलाई जा रही है और जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यानी ये कट्टरवादी रोहिंग्या दूसरे देश में पनाह लेने के बाद भी कट्टरवाद का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं। इन खुलासों के बाद देश के कई मुस्लिम संगठनों ने भी उन्हें हिंदुस्तान में पनाह न देने की मांग उठाई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई हमदर्दी के लायक हैं रोहिंग्या। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। गैर मुल्की मुसलमानों को लेकर मुल्क में मचा कोहराम, दर्द हमदर्द और बेदर्द। रोहिंग्या फौजियों के लिए अलग अलग जज्बात की क्या है वजह? क्या रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान के लिए खतरा है? क्या हमदर्दी के लायक है रोहिंग्या? रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर मुल्क में कोहराम मचा हुआ है। कोई उन्हें मजलूम और लाचार कह रहा है तो कोई उनके साथ इंसानी हमदर्दी की बात कह रहा है। सियासतदान रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क के लिए खतरा बता रहे हैं। इन्हीं सियासतदानों में एक ऐसा सियासतदान भी है जो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हमदर्दी की बात कर रहा है। बीजेपी लीडर वरुण गांधी ने कहा है कि रोहिंग्या पनाहगुजी को ऐसे ना ठुकराया जाए। अपनी जान और इज्जत बचाकर पनाह लेने वाले कभी दरअंदाज नहीं हो सकते। रोहिंग्या का दर्द समझा जाए। वहीं वरुण गांधी के बयान पर मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला हंसराज अहीर ने कहा है कि मुल्क के मफाद में सोचने वाला कोई भी फर्द इस तरह का बयान नहीं दे सकता। मैं कहता हूं कि जो भी देशभक्त है, देश के हित में सोचता है, वो ऐसा बयान कभी नहीं देगा। मैं कहता हूं कि जो भी देशभक्त है, देश के हित में सोचता है, वो ऐसा बयान कभी नहीं देगा। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कल वाराणसी में एक जुलूस निकाला गया। इसमें वैशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन के कारकुनान ने शिरकत की। जुलूस में शामिल खवातीन ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए, जबकि वहीं रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह देने के मामले में स्वामी अग्निवेश ने कहा है कि वो गांधी जयंती के मौके पर रोहिंग्या के लिए व्रत रखेंगे। वहीं रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सियासी गलियारों में भी बहसो मुबाहिसा का दौर जारी है। आज हमारे देश के अंदर एक राष्ट्रीय शरणार्थी नीति की जरूरत है। मूलतया ब्रह्म देश के नागरिक हैं। प्रारंभ में सब हिंदू होते थे, फिर जब बौद्ध मत आया तो बौद्ध मत में गए, इस्लाम आया तो अनेक रोहिंग्या मुसलमान बन गए और उनको शस्त्र मिले, वो अपराध जगत में घुसे और उन्होंने ब्रह्म देश के विभाजन की मांग कर डाली। ब्रह्म देश की सरकार ने और जागरूक जनता ने उनको सबक सिखाया, वो भागे और बांग्लादेश ने उनको रखा नहीं तो भारत में स्नीक किया। यहाँ प्रमाण मिल चुके हैं कि वो भारत के अंदर की और ब्रह्म देश की आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं और अपराध में संलिप्त हैं। कहीं मुखालिफत तो कहीं हिमायत। वहीं सियासी पैतराबाजी से अनजान रोहिंग्या हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए हैं। वो नहीं जानते कि हिंदुस्तान में उनको लेकर सियासत का बाजार गर्म हो गया है। कोई उन्हें रिफ्यूजी कह रहा है तो कोई दहशतगर्दी का ऐनक लगाकर देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो क्या रहम के लायक हैं रोहिंग्या? ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अश्वनी उपाध्याय साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। विजय शंकर तिवारी साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब राब्ता काउंसिल से,
वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोहिंग्या मुसलमानों का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा लियाकत अली साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरुण कंदरू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू से सीधे वो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं कश्मीरी पंडितों का पक्ष रखने के लिए। इस पूरे मसले पर कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट वो हैं। सबसे पहले सलमान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आज इस प्रोग्राम में आपकी मौजूदगी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि आज ही सुबह, जहां तक मुझे जानकारी है, आपने ये ऐलान किया है कि आप खुद म्यांमार बॉर्डर पर जाएंगे और वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों की देखरेख कैसे हो रही है इसका जायजा लेंगे और उनकी मदद करेंगे। क्या ये जानकारियां सामने आने के बाद भी आपके प्लान में कोई चेंज होगा या नहीं होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, मैंने आपको ऐड ऑन करना चाहिए इसमें कि मैंने ये भी लिखा कि मैं सिर्फ रोहिंग्या के मुसलमानों नहीं बल्कि वहाँ के हिंदुओं की मदद करने भी जाऊंगा जी। जैसे आज मैंने अचानक से देखा कि काफ़ी भाजपा के संगठन के लोग, ये जो हिंदुओं के साथ वहाँ ज्यादती हुई, जो कब्रों का वो जिक्र हुआ, डेड बॉडीज का जिक्र हुआ जी, तो अगर आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखें तो ये खुलासा 1 महीने पहले हुआ था कि वहां के जो हिंदू हैं उनके साथ भी ज्यादती हुई। और इंडियन एक्सप्रेस ने बिल्कुल ओपनली ये कहा कि वहां के हिंदुओं के साथ वहां की आर्मी ने ज्यादती की, ना कि रोहिंग्या के मुसलमानों ने। तो आप आजकल सोशल मीडिया में कुछ भी फेक चीजें सामने आती हैं। नहीं, लेकिन तो ये दावा तो ये किया जा रहा है ना, म्यांमार की सेना का जो दावा है वो ये दावा है कि जो रोहिंग्या की लिबरेशन आर्मी है जिसमें रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन्होंने इन 45 लोगों को मारकर वहीं दफना दिया जिनकी अब कब्र पाई गई। देखिए, इसमें मैं बताऊं आपको, ये बताऊं कि जो आप बांग्लादेश के रिफ्यूजी की इस वक्त तादाद देखें जी, उसमें जो रोहिंग्या के मुसलमान हैं उनके साथ साथ हिंदू भी वहां से निकल के आए। तो अगर हिंदू वहां सेफ होते, रोहिंग्या की आर्मी या बर्मा की आर्मी उनको सेफ वहां एक प्रोटेक्शन इंश्योर करती, तो वहां के हिंदू क्यों भाग के आते और बांग्लादेश में चले जाते। तो ये साफ जाहिर है कि वो अपने पापों को छुपाने के लिए वो एक ये हिंदू जो अपीजमेंट का एक नया उन्होंने ट्रेंड शुरू किया है। जिस तरीके से भाजपा के लोग आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चलिए मुसलमानों को अलग रखिए, आप ये बताइए, आप वहां गए, आपके प्रधानमंत्री वहां गए, म्यांमार गए आप, हाँ। तो वहां आपने देखा कि वहां के हिंदू भी वहां से निकल के बांग्लादेश उन्होंने शेल्टर मांगा। तो हिंदुस्तान की सरकार कहां सो रही थी? आपने जो हिंदू वहां के थे उनकी तो बात रखनी थी, आपने उनका ख्याल रखना था। और आज आपको यह खुलासा होता है कि भाई वहां 40 से ज्यादा जो हिंदू हैं उनकी आपको डेड बॉडीज मिली। तो मुझे लगता है कि ये हिंदू और मुसलमान एक एजेंडे के तहत अब यहाँ के जो कट्टरपंथी नेता हैं उनको एक मुद्दा मिल गया कि भाई देखिए हिंदू के साथ ज्यादती होती है। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि आप जो हैं, आप बड़ा कहते हैं कि हम हिंदू हिंदू हिंदू, तो आप अभी तक कहां सोए थे? ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, हिंदू मुसलमान का रंग देने में आप लोगों का, विश्व हिंदू परिषद का तो योगदान सबसे ज्यादा है। आज आपको क्या अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है क्या कहीं ना कहीं, कि हमने जिस तरह से मुद्दा खड़ा कर दिया खासतौर पर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर, अब देखिए वहां पर 45 से ज्यादा रोहिंग्या हिंदुओं की भी कब्र मिली, तो क्या गलती का भी एहसास हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमने बहुत ज्यादा हार्श कठोर लाइन ले ली, अब रोहिंग्या हिंदुओं का अगर हम सपोर्ट करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी? समीर, एक बात तो यह है कि पहले यह ध्यान में करने की आवश्यकता है कि वहां से ये रोहिंग्या आए क्यों, और भारत में वो कौन लोग हैं जो रोहिंग्या को बसाना चाहते हैं। जो वहां से आए, तो आज एक रिपोर्ट भी और सारे अखबारों में छपी हुई है, ये मनगढ़ंत नहीं है, ये शायद ये हमारे जो मित्र हैं ये भी मनगढ़ंत बता रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन जो सूत्र सामने आए उसमें यह कि वहां के रोहिंग्या के जो उनका सेना तैयार की है, उस सेना के लोगों ने और रोहिंग्या के जो आतंक मचाकर रखा हुआ है, उन्होंने हिंदुओं को वहां पर कब्र में दफना दिया। तो ऐसे रोहिंग्याओं को भारत में बुलाना और भारत में वो आ रहे हैं तो उनको रखने की बात करना, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और भारत में आप वो चेहरे चिन्हित कर लीजिए जो उनको रखने की बात कर रहे हैं। एक चेहरा तो वो है जो कश्मीर में रेफरेंडम की बात कर रहा है, और बहुत सारे चेहरे हुए हैं जो भारत के विभाजन की बात पर तालियां बजाते हैं। भारत के विभाजन की बात, आतंकवादियों के समर्थन की बात जब होती है तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो वो चेहरे हैं जो रोहिंग्याओं को भारत में बसाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे थे कि आपको पछतावा हो रहा है क्या, हमें तो पछतावा इस बात का हो रहा है कि हमारे देश के वो लोग जो बड़े सुपरिचित माने जाते हैं
और वो जब भारत की बात आती है तो वो आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, और जब रोहिंग्याओं की बात आती है तो नहीं विजय जी, बात करते हैं। विजय जी, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि आपको पता होगा नई जानकारियां सामने जो आई हैं, बांग्लादेश में जो रोहिंग्या हिंदू भागकर पहुंचे उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, वहां पर रोहिंग्या मुसलमान ही उन्हें जबरदस्ती कन्वर्जन कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुसलमान बनो तब रह पाओगे वरना जिंदा नहीं बचोगे। तो यह भी तो अमानवीय व्यवहार हो रहा है ना रोहिंग्या हिंदुओं के साथ। तो उस पर क्या रिएक्शन है आपका? विश्व हिंदू परिषद क्या सोचता है उस पर? नहीं समीर, वहां हिंदू, समीर रिएक्शन, हाँ समीर वहां से हिंदू भागा क्यों? ये दुर्भाग्यजनक स्थिति पैदा क्यों हुई? अगर वहां के रोहिंग्या उन पर ये बलात् इस प्रकार के अत्याचार नहीं करते तो वहां के हिंदू नहीं भागते। वहां के हिंदू भागे क्यों? वहां के हिंदू भागे इसलिए कि वो रोहिंग्याओं से पीड़ित थे, और वहां के रोहिंग्या इसलिए है कि रोहिंग्या के वहां की जो सेना के लोग हैं वो वहां की जो सेना है म्यांमार की, उस पर उन्होंने दमन चक्र शुरू किया। तो वहां की सेना के डर से यहाँ भाग किया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं आपकी बात पर। विजय जी, रोहिंग्याओं को मौलाना आबिद साहब से एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं अश्वनी जी से बात करूंगा। अश्वनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अब। मौलाना आबिद, देखिए समीर भाई, आज इंटरनेशनल बिरादरी में म्यांमार का जो वो भयानक दरिंदगी का चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस समेत 7 बड़े मुल्कों ने यूएनओ का जनरल असेंबली का इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया है। अब म्यांमार को जब चारों तरफ से जलालत और रुसवाई का सामना है तो वो फिर भारत में पनप रहे कट्टरवादी संघियों का सहारा लेकर के वो इस तरह की साजिशें रच करके ऐसी फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं कि साहब वहां कब्रों में से हिंदुओं की लाशें निकल रही। एक सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मुझे ये बताइए तो आप किसके दावे पर यकीन करेंगे? म्यांमार की गवर्नमेंट जो कहेगी, म्यांमार की सेना का जो ऑफिशियल वर्जन होगा उस पर यकीन करेंगे आप, या फिर रोहिंग्या मुसलमान जो कि लिबरेशन आर्मी में भी शामिल है उनमें से बहुत सारे, उनका भरोसा कर लेंगे आप? समीर साहब, कैसी आप बात कर रहे हैं? आप समझदार आदमी, बोलिए ना। उस म्यांमार सरकार की फौज पर भरोसा करेंगे कि जिसने लाखों लोगों को वहां से मार मार के भगा दिया, जिसने जिंदा बच्चों को जला दिया, 3-3 महीने के, 2-2 महीने के, 10-10 दिन के बच्चों को पेट्रोल डाल करके, गड्ढों में डाल करके औरतों को। समीर भाई, मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा कि वो जरा दिखाएं करके, मैंने वीडियो में लेके आया हूं, उस तरह की दर्जनों वीडियो मेरे पास है। हाँ। कि जहां गड्ढे खोद खोद करके उनमें डाल करके उनके ऊपर पेट्रोल डाल करके जला रहे हैं और संगीने लिए हुए, बंदूकें लिए हुए खड़े हुए और तमाशा देख रहे हैं और हंस रहे हैं, वहां पे डांस कर रहे हैं। उन दरिंदों की बातों पर यकीन किया जाएगा इस भारत में? इस भारत में कि जहां सदियों से इंसानियत की चलिए ठीक है, ना यकीन कीजिए, जहां सदियों से यकीन कीजिए, म्यांमार की सेना, म्यांमार की सरकार सवालों के घेरे में, चलिए मैं मान लेता हूं, एक पल के लिए मान लेता हूं मौलाना आबिद साहब, मैं एक पल के लिए मान लेता हूं, लेकिन पूजा एक लड़की जिसको रबिया बना दिया गया बांग्लादेश में, और उससे कहा गया कि तुम जब तक इस्लाम नहीं कबूल कर लोगी तब तक तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी 5 वक्त की, चूड़ियां उसकी तोड़ दी गई, सिंदूर मिटा दिया गया। वो भी झूठ बोल रही है क्या? लेकिन वो भी झूठ बोल रही है क्या? मैं सवाल ये करता हूं कि इसके क्या सबूत हैं कि वो बच्ची ऐसा कह रही है? और ये सच है, एक बात सबूत है, सुनिए, इसके सबूत है, वो खुद बोल रही है। अरे अब आप उसको भी झुठला दें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है कि एक यही इसी दिल्ली में है। ठीक है, मैं इसी दिल्ली में है, मोहम्मद उमर गौतम नाम का आदमी है, बहुत फेमस है इस वक्त हिंदुस्तान में भी और बाहर भी। वो नौ मुस्लिम है, एक उसका साथी था मुसलमान, उसने 6 महीने उस बीमार की मदद करी, उसकी सेवा करी, ठीक है, कहानी होकर के उसने मोहब्बत में आकर के कहानी एक रिएक्शन ले लूं। अश्विनी उपाध्याय साहब, जबरदस्ती इस्लाम को अश्विनी उपाध्याय साहब, ये जो नई कहानियां, एक मिनट मौलाना आबिद साहब, बस देखिए, जो मुसलमान रोहिंग्या हिंदुओं की मदद कर रहे हैं उनसे मुतासिर होकर के बहुत से लोग हिंदू मुसलमान बन सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए किसी को। जब मैं किसी के साथ कोई भी हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू बन सकता है, लेकिन जबरदस्ती किसी को थोड़ी बना लेंगे आप? बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती तो बना नहीं सकते ना, वही हो रहा है ना। अश्विनी उपाध्याय साहब, ये जो नई जानकारियां सामने आई और बाकायदा ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यूज हैं तमाम महिलाओं के कि किस तरह से उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई बांग्लादेश में कैंपों में भी तुम तभी रह पाओगे जब पहले इस्लाम कबूल कर लोगे। ये क्या दर्शाता है, ये क्या दिखाता है कि यानी ऐसे माहौल में भी इतना कुछ झेल कर आए हैं म्यांमार से, लेकिन बांग्लादेश के कैंपों में रहकर भी वही कट्टरवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या यह साबित नहीं करता?
समीर, आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है, मैं देख रहा हूँ सारे उस पे अवेलेबल है, सब पे आता है। अब लाखों लोग आपको देख रहे हैं इस समय। मैं 2-3 बातें बता दूं। ये वही रोहिंग्या हैं जिन्होंने 1942 में चिट्ठी लिख के कहा था कि नहीं, हमें पाकिस्तान में मिला लो। मैं जिन्ना को चिट्ठी लिखी थी, मैं आपके साथ आना चाहता हूं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूं। जब जिन्ना ने मना कर दिया तो ये वही रोहिंग्या, इन्होंने बोला हम बांग्लादेश में रहना चाहते हैं। तो जो उमा वाली फिलॉसफी है कि नहीं, मुसलमान मुसलमान होता है और मुसलमान का जो शासक है वो मुसलमानी होना चाहिए, अगर मुसलमान को के ऊपर शासन करने वाला अगर गैर मुसलमान है उसके खिलाफ जिहाद करो, तो वही रेडिकल इस्लाम वाली फिलॉसफी पे ये काम करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी सेकुलर बंधु हैं, आपके स्टूडियो में कई सारे सेकुलर यहां बैठे हुए हैं, ये अपनी छाती पीट ले, सीना फाड़ ले, सर फोड़ ले। भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या को ही नहीं, अभी तो रोहिंग्या को बाहर करेगी, उसके बाद सभी बांग्लादेशियों को बाहर करेगी। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। जो लोग रिफ्यूज, इसमें अंतर समझना पड़ेगा, जो रिफ्यूजी हैं उनको हम भारत में रखेंगे, लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध बांग्लादेशी हैं, अवैध रोहिंग्या हैं, इनको बिल्कुल नहीं रखेंगे, इनको बिल्कुल नहीं रखेंगे। अब सुनिए, दूसरी बात ये, तिब्बत वालों समस्या ये है कि जिन्ना तो चले गए, लेकिन जिन्ना की विचारधारा भारत में अभी भी है और बहुत तेजी से फल फूल रही है। मेरा इन सेकुलरों से एक सवाल है, ये बताओ 99% आबादी वाला पर्सिया, 99% आबादी वाला पर्सिया कितने साल में ईरान बना? कितने साल में ईरान बन गया? अश्विनी जी एक मिनट, जब आप ये कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान यहां पर आएंगे तो दिक्कत होगी, उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जब आप ये कहते हैं कि बांग्लादेशी मुसलमानों को भी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर पलटकर आपसे सवाल होता है ना कि फिर आपका रुख तिब्बतियों को जब आप शरण देते हैं तो बदल क्यों जाता है, तमिलियंस को आप शरण देते हैं तो बदल क्यों जाता है, चकमा शरणार्थी यहां पर रह रहे हैं, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? अफगानी भी है, मैं आपको बता रहा हूं, रेफ्यूजी भी है। ये सारे नियम कानून क्या जो बाहर से शरणार्थी जो मुसलमान एक बार सुन लीजिए, अरे भैया सुन लीजिए ना सवाल। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, शरणार्थी और घुसपैठिए दोनों में अंतर होता है। समीर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस दोनों का अंतर को समझते हैं। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा बाकायदा उनके सर्टिफाइड हैं, उनके पास रिक्वेस्ट आती है भैया इनको रख लो, वहां स्थिति ठीक नहीं है, उनको रखेंगे। उदाहरण के लिए 16,000 रोहिंग्या शरणार्थी हैं, उनको रखा जाएगा, लेकिन जो 40,000 है उनकी बात में, हाँ 16,000 के पास 16,000 की बाकायदा रिक्वेस्ट है, 16,000 रोहिंग्याओं की, उनकी बाकायदा ऑफिशियल हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि इनको रख लीजिए, उनको रखा जाएगा। लेकिन जो करीब 60,000 अवैध रूप से आए हैं, इनको तत्काल भगाया जाएगा। हाँ, और उन 16,000 के लिए भी बाकायदा बात की जाएगी, म्यांमार सरकार से बात की जाएगी, उनको भी तरीके से भेजा जाएगा। रखना बिल्कुल किसी को नहीं है, ये कोई अवैध बूचड़ खाना नहीं, अवैध धर्मशाला नहीं है, यहाँ कोई भी चला आएगा, कोई भी आकर रख लेगा। हम लोग खुद ही गरीबी से लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ और भी बहुत सारी समस्या है। हम क्यों अपनी रोटी बांटेंगे, हम क्यों अपना पानी बांटेंगे, हम क्यों अपना जमीन बांटेंगे? हमारे यहाँ लोगों की कमी है क्या यहाँ पर इस देश में? जी लियाकत अली साहब जी, ऐसे कट्टरवादी जो लोग हैं, हमारा यही जो नए एग्जाम्पल सामने आए हैं, ये लोग अगर यहां पर आएंगे तो यही कट्टरवाद का पाठ पढ़ाने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों को रखने के लिए जो अवैध रूप से आए हुए हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास कार्ड है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकार क्लियर कर चुकी है। लेकिन जो अवैध रूप से यहां पर आए हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको क्यों नहीं अपने देश डिपोर्ट किया जाए वहां की सरकार से बात करके? इसमें दिक्कत क्या है? देखिए समीर जी, बात यह है ना कोई घुसपैठिया है, एक इंसान की इतनी बड़ी मजबूरी हो जाती है कि वो अपनी जान बचाने को कुछ भी कर सकता है। तो हम दूसरे देश के लोगों की मजबूरियां उठाने के काबिल हैं, आपको लगता है? इस देश में सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। देखिए, सरकार का किसी समस्या को हल करने का तरीका उस समस्या से बुरा होता है। जब हमने पहले जिनके साथ बुरा हुआ उनको भी हमने शरण दी है। अभी निजामी साहब ने कहा है कि भाई
हमने तिब्बतियों को भी रोका है, हमने तमिलों को भी रोका है, हमने अफगानियों को भी रोका है। और अगर इनके साथ इतना जुल्म हो रहा है, देखिए कोई छोटी मोटी गलती इनसे हुई है, जो भी हुई है, 25 अगस्त को शुरुआत जो भी हुआ है, जैसे कि हमारे पास रिपोर्ट है, तो वो भी गलत हुआ है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि भाई इतनी बुरी तरह से 25 अगस्त को तो लिबरेशन आर्मी ने एक तरह से पूरे तरीके से बगावत कर दी ना म्यांमार सरकार से, थानों में आग लगा दी गई। लेकिन सिलसिला तो 2012 से चल रहा है, लिबरेशन आर्मी तो 2012 में बन गई थी। हाँ, मेरी पूरी बात सुनो, अगर उन्होंने किया है, उन्होंने भी गलत किया है, लेकिन जिसने गलत किया उनको पकड़ो। ये नहीं कि पूरी कौम को, पूरी अवाम को उसको इतनी बुरी तरह से काटा जाए। अभी मौलाना साहब बता रहे हैं इनके पास उसके क्लिप्स हैं, तो ये मेरी पूरी सुनो। तो इसके माने ये नहीं निकलते। और दूसरी बात जो आप फरमा रहे हैं, अगर ये हिंदू रोहिंग्याज भी उसमें गए हैं बांग्लादेश में, अगर उनके साथ इस तरह की जोर जबरदस्ती अगर वहां के कैंप्स में वही लोग कर रहे हैं, तो इसकी भी इस्लाम बिल्कुल इजाजत नहीं देता। कुरान में साफ आयत है, मौलाना साहब भी बैठे हैं, कि इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो भी जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में, जहां तक मुझे जानकारी। वो ऐसा कर रहे हैं, वहां भी कर रहे हैं, तो वो भी गलत कर रहे हैं जी। तो मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि भारत सरकार को, देखिए एक आदमी सही बोलता है, उनका MP भी है, बहुत बड़े उसका खानदान। मैं अश्विनी जी आऊंगा, सबसे एक सवाल लेने दीजिए जी। उसको देशद्रोही कह रहे हैं। हक की एक बात तुम लोगों से कहकर देखना, लोग लेकर आएंगे हाथों में पत्थर, देखना हक बात बोलो तो उस पर पत्थर चलाने लग जाते हैं। ठीक है। अरुण कुंद्रू साहब हमारे साथ जम्मू से मौजूद हैं, कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट हैं जी। अरुण जी, आपको क्या लगता है, और जम्मू की जहां तक हम बात करें, जम्मू में अच्छी खासी तादाद है रोहिंग्या मुसलमानों की, आपको क्या लगता है तुरंत इन्हें डिपोर्ट किए जाने की जरूरत है? जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, जिस तरह से सरकार खुद कह रही है, इंटेलिजेंस का इनपुट है कि ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। वही चीज मैं आपसे यहाँ पे इस खुलासा करना चाहता हूँ कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कम स्टेट गवर्नमेंट है, जो यहाँ पे टिप्पणियां करते हैं, जो एडवोकेट बने हुए हैं रोहिंग्याज के, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लाइक जैसे हमारे यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब है, वो कहते हैं कि रोहिंग्याज को यहाँ पे बसने दिया जाए। मैं उनको कहता हूँ कि जो आपकी गुपकार में रेजिडेंस है, आप 5-10 फैमिलीज को अपने रेजिडेंस में क्यों नहीं रख लेते 2-4 महीने के लिए? देवेंद्र राणा जी से कहता हूं मैं, वो अपनी वहां पे फैमिली क्यों नहीं रख लेती उनको? ये ऐसा है, ये सिनेरियो एक इट्स ए पॉलिटिकल ड्रामा। देखिए हमारे जम्मू में भी यहाँ पे काफी सारी तादाद में रोहिंग्याज मुस्लिम आए हुए हैं, उनके राशन कार्ड्स तक यहाँ पे बने हुए हैं। मैं गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि उनके राशन कार्ड्स कहाँ बने, क्यों बने उनके कार्ड्स यहाँ पे? इवन की हम कुछ दिन पहले की बात करें, अगर यहाँ पे हमारा एक एरिया पड़ता है छन्नी, वहाँ पे काउ स्लॉटर हुआ, किसने किया? वो भी रोहिंग्याज मुस्लिम थे। एक मिनट में सवाल अगर हम इनको अलाउ करेंगे यहाँ पे, आप कश्मीरी पंडित हैं, आप कश्मीरी सर, सवाल नहीं, आप मेरी पहले बात सुन ले, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए आप, मेरी बात तो पूरी कंप्लीट, लेट बी कंप्लीट। के हिंदू भी हैं, मैं इतना कहता हूँ कि कश्मीर जम्मू के जो चीज कश्मीर, जो चीज ठीक जम्मू के लोगों ने, सुनिए जम्मू के लोगों ने हमें वेलकम किया, कश्मीरी पंडित को वेलकम किया, अपने गले से लगाया। हम रोहिंग्याज को यहाँ पे गले क्यों लगाए? सऊदी अरब में कितने कश्मीरी पंडित रहते हैं? दुबई में कितने कश्मीरी पंडित क्यों निकालेंगे कश्मीरी पंडित? सलमान कंट्री ने ऐसा बोला, कश्मीरी हिंदू वहां सेटल्ड हैं, उनको निकाल दो। सलमान, अपनी बात कर लिया आपने। अरुण कुंद्रू जी, आप बता रहे थे दिक्कत क्या है? अपने दम पे जो रोहिंग्या मुसलमान वहां पर रह रहे हैं, उससे आप लोगों को दिक्कत क्या है? आप बता रहे थे, कंप्लीट कीजिए अपनी बात जल्दी से, मुझे देख लेना है। ये सर हमें दिक्कत ये है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। हम यहाँ पे किसी भी ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को यहाँ नहीं बसने देंगे जो हमारे लिए मतलब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बने। हम उनको क्यों बसने दें यहाँ पे? ठीक, अगर हमारी गवर्नमेंट वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को अभी तक उनका सेटलमेंट नहीं कर पाई है, तो इनका कहां से सेटलमेंट हम करेंगे? कश्मीरी पंडित का अभी तक प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हुआ है, हम बयान नहीं सुना। और रिसेंटली मैंने आपको पढ़ा के लिए बोला, ये जो नफरत के ठेकेदार बने हैं, हमें उनको रोकना है। ठीक है सलमान, ऐसे बीच में ना बोले, ऐसे बीच में ना बोले, सबको अपनी बात करने दें प्लीज। बना हुआ है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, ब्रेक के बाद। ठीक है अरुण जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं कि क्या वाकई रहम के लायक हैं रोहिंग्या, और साथ ही साथ
वरुण गांधी का जो आज का लेख है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को यूं ठुकराना ठीक नहीं है। बीजेपी के सांसद हैं, पार्टी से अलग लाइन लेते हुए आज नजर आए, उस पर भी हम बात करेंगे। अश्विनी जी, आप ही से सवाल होगा, जवाब आप ही को देना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो क्या वाकई हमदर्दी के लायक हैं रोहिंग्या? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम नई जानकारियों के सामने आने के बाद तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब, वरुण गांधी साहब ने, आप ही की पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने एक लेख लिखा और उसमें यह बात कही कि रोहिंग्या मुसलमानों को यूं ठुकराना ठीक नहीं है। तो एकदम से आप लोगों ने देशद्रोही करार दे दिया उन्हें। क्या मतलब अपनी बात कहना कोई समझ के पढ़ लिख कर अगर कोई बयान दे रहा है तो वो गवारा नहीं है क्या? फट से देशभक्ति और देशद्रोही के, आपके अपने सांसद हैं, उनको भी देशद्रोही ठहरा दिया आपने रोहिंग्याओं के पक्ष में अगर उन्होंने थोड़ा लिख दिया तो। वो तो रिफ्यूजी पॉलिसी को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं ना कुल मिलाकर। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि वरुण जी का ट्वीट आ चुका है। आप उसको, उनको ट्वीट को देख लीजिए। उन्होंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है कि जिस तरीके से उसको पढ़ा जा रहा है उनका पर्पस नहीं था। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ऑफिशियल प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि वो देशद्रोही हैं या गद्दार है। ये बिल्कुल नहीं कहा गया। अब मैं आगे आता हूं। एक बात मैं हंसराज अहीर साहब का बयान सुना आपने, सेंट्रल मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कोई भी देशभक्त ऐसा बयान नहीं दे सकता। सुनिए इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी देशभक्त ऐसा बयान नहीं दे सकता। वरुण जी ने क्लियर कर दिया, ये उनका बयान है ही नहीं। जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, उनका पर्पस ही नहीं था। देशभक्त नहीं है राहुल गांधी, बिल्कुल। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, देशद्रोही कहते हो। नहीं, सुनिए जरा प्लीज। अरे भैया देखो, ऐसा है, हम लोग तो कम्युनल आदमी हैं, आप लोग सेकुलर हो। जरा हम सेकुलरों से कह रहा हूं, जरा सुनिए तो हो ना, सेकुलर बंधुओं, हो ना। ये एक देश था पर्शिया, वहाँ केवल 4 इसको हम सराहते हैं भाई। बिल्कुल वायरल होना चाहिए वीडियो। अरे ये तो आज इंटरनेट पे वायरल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हाँ, सुनिए, अपनी बात रखिए, कंप्लीट करें। अरे सुन लिए, बस सुनिए, आगे सवाल सुनिए। एक देश था पर्शिया जहां पे 99% पारसी रहते थे। केवल 4000 वहां रोहिंग्या जैसे घुसपैठिए गए थे मुसलमान, और 60 साल के अंदर उस पर्शिया को इन्होंने ईरान बना दिया। कहां चले गए वहां के 99% पारसी? इसका जवाब है किसी के पास? क्या कह रहे हैं? ये जो बीमारी है, ये जो रेडिकल इस्लाम की जो बीमारी है ना, और आपकी पार्टी की पॉलिसी है, वही तो बता रहा हूं भाई है। और सुब्रमण्यम और सबसे खास बात, अरे जरा पूछिए मोदी जी से, अरे भैया केवल कहीं ऐसा ना हो कल को आप पर भी देशद्रोह का, अरे देशद्रोह का आप पे भी लग सकता है। कोई और दूसरा नेता बोल रहा है, आज का ये विषय नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ की बात बोल रहे हैं। अरे अश्विनी जी, अरे सेकुलर भाई संभल के बोलिए। सेकुलर बंधु जरा शांत रहिए, सुनिए। कैसे बात नहीं कंप्लीट हो पाएगी। ये जो यहाँ पे बैठे हैं ना, ये जो बैठे हैं यहाँ पे, इनको यहाँ की चिंता नहीं है, इनको भारत की चिंता नहीं है। इनको रोहिंग्या से इतना प्यार है जो बाकायदा आतंकवादी है, जो बलात्कारी है, अभी आज मैंने पेपर पढ़ा, स्नूकर खेल रहे हैं, और जो बाकायदा धन परिवर्तन कराते हैं, आप तो आपके मोदी जी जबरदस्ती धन परिवर्तन कराते हैं उस मैडम के साथ। इसलिए इनको रोहिंग्याओं से, अरे भैया आपको अगर रोहिंग्या से इतना बड़ा प्यार है तो चले जाओ, वहीं चले जाओ, आप भी वहीं कुछ दिन उनके साथ गुजार लो, आप भी वही हमने तो किया है। लेकिन भारत में नहीं रखा जाएगा, आप कुछ भी कर लीजिए। आप भारत में इन घुसपैठियों को नहीं रखा जाएगा, भारत में इन चोरों को, आतंकवादियों को, इन बलात्कारियों को नहीं रखा जाएगा। पाकिस्तानी रिफ्यूजी नहीं जाएंगे। अरे मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस की जवाब नहीं है, ये बीमारी कांग्रेस की है। की बात करते हैं, तमिलियंस की बात करते हैं, वो कह रहे हैं ना कि वो यूएन की गाइडलाइंस को फॉलो करके आए हैं। की जड़ कांग्रेस। अगर कोई घुसपैठ करके आ रहा है, 40,000 जो घुसपैठिए हैं, उनको हम क्यों रखें? तो टीवी पे ये बातें कर रहे हैं। मेरा एक जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार, समीर मेरा कांग्रेस से एक सवाल है, मेरा कांग्रेस से एक सवाल है कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी है,
कोई टेरर ये केस 60,000 नहीं है। मुसलमान आपकी पहुंचे जम्मू कैसे? कश्मीर की सरकार ये ने कहा, जम्मू कश्मीर और में धारा दिल्ली में आप 370 झूठे चलती केस बना रहे हो उनके खिलाफ। है। ये 60,000 मुसलमान वहां आप कैसे अपनी पहुंच जम्मू गए? कश्मीर की सरकार को ये बोलो, अगर आप में दम है तो मेरा निकालो एक ना सवाल उनको। जवाब नहीं दे आप रहे। तो सरकार में हो। मैं ठीक, कांग्रेस आप तो चिल्ला रहे हो एक मिनट सलमान, मौलाना आबिद, मौलाना अरे हम आबिद, निकाल- सिंपल सीधा भैया, सवाल ये है कांग्रेस ने कि बसाया- अगर थोड़ा भी खतरा है, 5% भी खतरा है, ऐसे लोगों से एक मिनट अश्विनी जी, दूसरों की भी सुन लीजिए आप। समीर एक बात सुनिए। नहीं अश्विनी जी, मैं नहीं समीर- सुनूंगा। नहीं, दूसरों की भी सुनिए आप, दिल्ली प्लीज। में एक बात एक मिनट करते हैं, सलमान, कश्मीर में एक सलमान बात प्लीज, मैं सलमान समीर प्लीज, जी कुछ कहना चाहता सलमान, हूं। अश्विनी जी प्लीज। मौलाना आबिद साहब, मुझे ये बताइए कि अगर 5% भी खतरा है, अगर कुछ लोग भी ऐसे हैं, इन 40,000 लोगों में कुछ हजार लोग भी ऐसे हैं जिनका संबंध आतंक से हो सकता है या कट्टरवाद से हो सकता है, तो उनको यहां पर क्यों रखा जाए? अपने देश की समस्या क्यों बढ़ाई जाए? सिंपल सा ये सवाल है ना। ये तो आम टैक्स पेयर के मन में भी सवाल है कि भाई हमारी समस्याएं, परेशानियां कम है क्या कि जो हम दूसरे देश की समस्या मोल ले लें अपने सर? ठीक है समीर भाई, मुझे 20 सेकंड दीजिएगा आप बोलने के जी। और अश्विनी जी आप भी जरा धैर्य के साथ सुनिएगा बात को। देखिए, अभी अश्विनी जी यहाँ पे एक बात कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती वहां पर विधानसभा के फ्लोर पर यह बात कहती हैं कि एक भी रोहिंग्याज का केस ऐसा नहीं है जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में मुलविस पाया गया हो। एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर ये बात कह रही है, तो हमें नहीं मालूम कि भाई एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर की बड़ा जिम्मेदार नेता होता है या एक विधानसभा का एमएलए। एक बात। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि साहब, उन्होंने तो 1940 में ये कहा था कि साहब हमें पाकिस्तान के साथ मिला लीजिएगा रोहिंग्याज ने, या हमें बांग्लादेश के साथ मिला लो। आपको अगर तारीख नहीं मालूम है अश्विनी जी, जरा तारीख पढ़ लीजिए। वो जो रोहिंग्याज का इलाका है ना, अराखीन, वहां पर 350 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है। एक बात। दूसरी चीज क्या है कि जब अंग्रेज यानी ब्रिटिश इंडिया बन गया तो उस वक्त म्यांमार बर्मा था, बर्मा पर भी अंग्रेजों का राज हो गया, सारा हिंदुस्तान बन गया। ये तो हमारी कमजोरी थी कि हम उस वक्त उसको हिंदुस्तान में नहीं मिला सके। क्यों नहीं मिलाया हमने? एक बात। दूसरी चीज, वहां पर जो लोग रोहिंग्याज में शामिल हैं उनमें काठियावाड़ के लोग हैं, उनमें गुजरात के लोग हैं, उनमें हमें क्यों जानना है चाटगाम के लोग भी हैं। एक ये म्यांमार की समस्या है ना, बिल्कुल ये ऑंग सान सूची की समस्या है ना। आप तो 5% की बात कर रहे हैं समीर साहब। मैं कह रहा हूं अगर 1% लोग भी ऐसे हैं कि जिनसे, सुनिए भाई, धैर्य रखिए थोड़ा सा। अगर 1% लोग भी ऐसे हैं कि जिनसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को जरा सा भी हमें शक होता है, उन्हें हमें बिल्कुल 1 मिनट के लिए नहीं रखना चाहिए। तो वही बात तो कही जा रही है कि है खतरा। यही बात तो कही जा रही है भाई। अगली बात भाई, इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही है हमारी। नहीं, मौलाना आबिद साहब, मुझे पूरी बात, लेकिन नहीं, 1-2% भाई हम तो किसी को भी नहीं रखना चाहते। अब आप बताओ, हम एक भी आदमी नहीं रखना 40,000 चाहते। मजलूम लोगों को हम तो एक भी आदमी जिनके नहीं रखना सामने चाहते। क्यों आग रखें? का कुआं है और पीछे जो है उनके मौत की खाई है, कहां आप उनको धकेल देना चाहते हैं? अगर हमारी सरकार वाकईतन एक जिम्मेदार सरकार की हैसियत से काम करना चाहती है, मैंने पहले भी 12 कई डिबेट्स में कहा है और आज फिर कहता हूं, हमारी सरकार को चाहिए कि पहले म्यांमार सरकार से जिम्मेदाराना बात करें कि आप अपने यहाँ अमन कायम करें। बातचीत तो चल रही है ना। लोगों को वहाँ के शहरी हुकूक सारे मौलाना आबिद साहब, अमन बातचीत कायम तो चल रही है करें, ना। और इन लोगों को यहाँ से वापस ले जाएं। आपके भाई लोग वहाँ मार के भगा रहे हैं, तब आपको वो यहाँ रहने तकलीफ। अरे ये बताओ, हमें आगे आपके भाई बंधु को मार के भगा रहे हैं, तब आपको तकलीफ नहीं हुई? उन्होंने ना तो आपसे भाई दूसरे के रहमो करम में रहने के, दूसरे के कपड़े खा के विजय शंकर जी, लेकिन उनकी मजबूरी है। ठीक है आबिद साहब, मेरे सामने वो मैं लोग जिस रोए, वो सवाल कहते पूछ हैं रहा हूँ हमें उसमें ऑडियो दो, आप रखिए, धक्का दे दो। बाकी डाउन कर दीजिए प्लीज, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। विजय शंकर तिवारी जी, विजय आतंकवाद के नाम पे आपको इंसानियत का कत्ल नहीं करने देंगे, माफ कीजिएगा। एक मिनट, या तो आप हमें भी कत्ल करिए। एक मिनट, विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, वो तो सारे देश में करते आ रहे हैं। तिवारी जी, इंसानियत का कत्ल ही किया है आपने, दिक्कत किया तब क्या होती है, इसीलिए दिक्कत विरोध हो रहा तब है। होती है जब आप रोहिंग्या मुसलमानों के इशू को उठाकर अपना कहीं ना कहीं एजेंडा पूरा करते हुए नजर आते हैं, और आपकी दिक्कत यह नजर आती है कि ऐसा कहीं ना हो जाए कि मुसलमानों की आबादी तादाद यहां पर बढ़ जाए, इसलिए इसका विरोध करो। एजेंडा ये है या वाकई सुरक्षा को खतरा है, इसलिए आपने ये स्टैंड लिया हुआ है कि रोहिंग्या मुसलमानों को यहां नहीं रहने देंगे? एक मिनट, स्टैंड क्लियर कीजिए। समीर साहब, देश में, हाँ बिल्कुल क्लियर कर दो। समीर साहब, आज रोहिंग्या को भारत में बसाने की बात कौन कर रहा है?
मैंने पहले ही कहा कि भारत में बसाने की बात वो लोग कर रहे हैं जो देश के बंटवारे के साथ खड़े होते हैं, पनाह देने के साथ खड़े होते हैं, देने में और बचाव में बसाने खड़े में होते बहुत हैं। अंतर होता है। 1 मिनट आबिद साहब, और जब कश्मीर से हिंदू निकाला गया, जब कश्मीर से हिंदू निकाला गया, सारा का सारा जम्मू कश्मीर, सारा का सारा कश्मीर हिंदू विहीन कर दिया गया। आबिद साहब, तब आपका वो लज्जा कहाँ थी, वो आपका हृदय कहाँ था, वो दिल कहाँ था? हिंदुओं के लिए तब नहीं तड़पा आपको, और जो रोहिंग्या भारत में आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको सारा सारा हिंदूवाद भगा दिया गया, तब आबिद साहब आपको कोई आपका दिल पसंद नहीं, आज आपको दिल पसंद रहा है। उस चीज में और समीर साहब जो आप बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। कौन मारा गया? तिवारी भाई, मैंने पहले भी आपसे कहा और आज फिर कहता हूं और बार बार कहता रहूंगा, हर मजलूम का साथी हूं। आप कहीं भी लेके चलिए, कहने से कुछ नहीं चलेगा अभी साहब, ये कहने से नहीं चलता है। आप डबल स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं। 1% भी अगर ऐसा होता है, वो 1% नहीं, 16,000 को छोड़कर बाकी की बात हो रही है। 1% नहीं, 70% की बात। सबका ऑडियो डाउन कीजिए, जो एंकर की ना सुने उसका ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज, जिससे सवाल होगा वही जवाब देगा। जी समीर साहब, जी लियाकत अली साहब, स्वीडन में और जर्मनी में, हाँ, और जो गल्फ कंट्रीज में जो आजकल रॉयट्स चल रहे हैं, उनके भी लोग भाग भाग के वहां जा रहे हैं, और स्वीडन पूरे यूरोप में जा रहे हैं, और यूरोप वाले उनको यूं नहीं कह रहे कि भाई हमारे देश के लिए खतरा है, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई चलो आ रहे हैं। और वहां भी छुटमुट घटनाएं देखो, कोई बलात्कार की भी हो जाती होगी, और कोई छोटा मोटा, और देखो इंसान इंसान होता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, मानवता के आधार पर हम रख लें, और कल को अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जबकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही है भाई खतरा है। ऐसे यूरोप ले रहा है जिम्मेदारी, ऐसे हम लेंगे। मेरी बात सुनो, हाँ। यूएन उनके लिए कह रहा है रखने के लिए, तमाम दुनिया का इंसान, मुसलमान नहीं, इंसान जो है वो सब ये कह रहा है, जिसमें राहुल वरुण गांधी भी शामिल है इंसानियत में। अब उसको लताड़ कर इतना नीचे कर दिया, आखिर उसको बेचारे को सरेंडर करना पड़ा है, वरना उसने जो दिल की बात थी एक बार कह दी। अब ये है कि जब उसको चारों तरफ से मार मार लेकिन जो ये जो नई कहानियां सामने आई हैं और कट्टरवादी मानसिकता सामने आई है, उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा ये कहा है कि इनको आप तुरंत डिपोर्ट कीजिए। हम ये कह रहे हैं तमाम मुस्लिम फैब्रिकेटेड है। लेकिन भाई साहब, वो एक मिनट मत सुनो भाई मौलाना साहब, वो सारा मामला फैब्रिकेटेड है। हाँ। जहां तक मेरा अपना सब फैब्रिकेटेड है, जो है नहीं कुछ नहीं है। और बांग्लादेश में जो तमाम लोगों की कहानियां सामने आई जिन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया, वो गलत है। तो बांग्लादेश का वो गलत है, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो इस गलत वक्त है। वो सामने आए, तमाम दुनिया की इंसानियत को बना दी। यूएनओ भी कह रहा है, और जितने मुसलमान हैं सब कह रहे हैं, और जितने इंसान हैं सब कह रहे हैं। क्या अकेले बस ये है कि कुछ आदमी कह रहे हैं जो, और क्या इसके पीछे क्या राज है? हमारे लिए अभी ये कह रहे थे कि साहब इसमें तो पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, तो इधर से क्या पॉलिटिकल ड्रामा नहीं हो रहा है क्या? रोहिंग्यास को बसाया जाए। समीर जी, एक अरुण कुंद्रू साहब, क्या कल को यह भी खतरा है, क्योंकि आप जम्मू में हैं, क्या आप ऐसे हालात देख रहे हैं कि कल को, आज तो ये लोग वहां पर शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन कल को क्या यह भी खतरा है, जैसे आप कह रहे हैं कि राशन कार्ड बन गए, कई लोगों के आधार कार्ड बन गए, तो कल यह भी दावा ठोक दिया जाएगा कि भाई हम तो नागरिक हैं यहाँ के? क्या ये खतरा है? बिल्कुल सर, वही तो मैं कह रहा हूं, वही चीज तो जनाब, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि देखिए ना, जो ये बाकी ठेकेदार हमारे बने हुए हैं, और जो ये कह रहे हैं कि सब लोग, मैक्सिमम मेजॉरिटी कह रही है कि रोहिंग्यास को बसाया जाए, मैं कहता हूं मैक्सिमम मेजॉरिटी में मुस्लिम कहते हैं कि रोहिंग्यास को यहाँ बसाया जाए। बोलने दीजिए उनको, बात रखने दीजिए प्लीज। गौ हत्या कुछ दिन पहले यहाँ पे हमारे छन्नी एरिया में हुई है, छन्नी एरिया में हुई है, और क्या इनको ये चीज बड़ी इस टाइम पे ये वकालत कर रहे हैं रोहिंग्यास की? क्या इन्होंने 1990 में जब कश्मीरी पंडित वो झूठा था, अपने घर बार छोड़ के वहां से लोग यहाँ आया, जानबूझ के इशू बनाया? मैं वही आपको कंफर्म करवाइए। हम जैसे लोगों ने नहीं, हम जैसे गांधीनगर एरिया ही नहीं पड़ता है, वो जुरिस्डिक्शन गांधीनगर वाली पड़ती ही नहीं। आप ऐसे नहीं, अरुण जी इतने वक्त से वो लोग रह रहे हैं, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम हुई क्या? कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आपके सामने हुआ हो तो उसका जिक्र कीजिए ना। सर, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? लॉ एंड ऑर्डर की, सर वही चीज तो मैं कह रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? जगह जगह पे, हर जगह देखिए आप, कहीं पे लड़ाई चल रही है, कहीं पे झगड़ा चल रहा है, और इन्होंने आज की डेट में घरों के नजदीकी साइड, आउटस्कर्ट्स है हमारे जम्मू का, वहां पे इन्होंने जनाब अपनी बसर बगाई शुरू कर दी है। फॉर व्हाट?
और दूसरी चीज, क्या इनको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी ने इनको एलो किया है आने के लिए? अब रिसेंटली आप अगर 24 सितंबर का आईजी बीएसएफ का अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, दे आर यूजिंग नाउ भाई आपको खुद माइग्रेंट आपको तो एहसास क्योंकि ये वीजा क्यों आएंगे? और आप कैसे क्या हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी बाकियों का फैसला किया? उनको उठा के यहाँ पे रखा हम आपके साथ। बाकी जो ये ठेकेदार, मैं अभी दोबारा फिर से कहूंगा, क्या कश्मीरी बंटों पे कोई जुल्म नहीं हुआ है? कश्मीरी बंटों पे कोई जुल्म नहीं हुआ है? 27-28 सालों से कश्मीरी पंडित एक्साइल में रह रहे हैं, अभी तक कश्मीरी पंडित को अपनी एसटी नहीं मिल रही है। क्या आपने उनको जवाब दिया? आज जम्मू के हिंदू सेना वाले, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये आप जैसे लोग हैं जो डिवाइड अश्विनी जी कह रहा हूँ, अश्विनी जी मैं वही चीज आपको, आप जैसे अश्विनी लोग जी हिंदू को डिवाइड करते हैं, अभी भी अश्विनी जी अब आगे क्या? छत्ती सिंह बोरा आगे क्या सरकार का प्लान क्या है? कश्मीरी पंडित के लिए उस टाइम पे आपने क्यों नहीं कोई गुहार लगाई? अश्विनी जी का ऑडियो आप कीजिए। सिंह की हुकूमत थी, अश्विनी जी का ऑडियो आप कीजिए। साहब जो है वो सलमान प्लीज आपकी आवाज नहीं जाएगी, नहीं जा रही है आवाज आपकी। एक मिनट अश्विनी जी, अब आगे क्या? जी देखिए समीर, मैं आपको बताऊं इस समस्या की मूल जड़ क्या है। 2012 में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2012 में ये म्यांमार से चल के जम्मू पहुंचे कैसे, हरियाणा कैसे पहुंच गए, यूपी कैसे पहुंच गए, राजस्थान कैसे पहुंच गए। आप ये देखें कि 2012 में इन सभी जगह पे कांग्रेस की सरकार थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 चलता है। एक मिनट प्लीज थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए प्लीज। असभ्यता, आप हमेशा बीच में डिस्टर्ब करते हैं आप। जम्मू कश्मीर में 370 आज भी चल रही है। अभी यूपी का, दिल्ली का, बंगाल का कोई आदमी जाके वहां पे नहीं रह सकता। लेकिन कांग्रेस ने, जिसकी उस समय 2012 में जम्मू में सरकार थी और केंद्र सरकार थी, 2014 में ले आके वहां बता दिया। तो मुझे लगता है इस पूरी समस्या की जड़, इस पूरी, आप सबका जवाब देंगे तो नहीं हो सकता ना। कांग्रेस नहीं, अश्विनी जी 2014 के बाद मैं आपको बता रहा हूँ इस समस्या की जड़ कांग्रेस है। उस समय हरियाणा में कांग्रेस, रोहिंग्या मुसलमान कैसे इकट्ठा हो गए यहाँ पर? हमने रोक दिया है, हमने, अरे भैया कांग्रेस ने बसा दिए, कांग्रेस ने लाके बसा दिए, हमारी सरकार के बाद नहीं है। अच्छा, इसीलिए हमारी सरकार जब इनको निकालने जा रही है तो कांग्रेसियों को और तथाकथित सेकुलर्स को बिल्कुल सारे, आप हरियाणा के मेवात में जाइए, हरियाणा के, अरे भाई साहब एक मिनट प्लीज में डिस्टर्ब मत करिए। उस समय 2012 में हरियाणा में कांग्रेस, 2012 में जम्मू में कांग्रेस, 2012 में केंद्र में कांग्रेस। इस पूरी समस्या की जड़ कांग्रेस है और कांग्रेस इसको मजा रहा है। इस पूरी समस्या की जड़ कांग्रेस है। कांग्रेस को तो देश से माफी मांगना चाहिए, कांग्रेस को देश से माफी मांगना चाहिए। इन आतंकवादियों को ले आके हमें बसाया है, इन आतंक। और सबसे बड़ी बात ये, जब हिंदू निकाले गए कश्मीर से तब भी कांग्रेस की सरकार थी, और इन रोहिंग्याओं को बसाया गया तब भी कांग्रेस थी। ये दोनों पाप कांग्रेस ने किए। क्यों नहीं पनाह मांगी? विजय शंकर तिवारी जी, बांग्लादेश ऐसा है, आप, विजय शंकर तिवारी, अरे भैया आपको ज्यादा तकलीफ है तो चले जाओ, वहीं पे चले जाओ। अब आप 2 महीने के बाद जाके, एक मिनट विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद की दिक्कत क्या है? आप लोगों के जो स्टेटमेंट्स आते हैं कई बार ऐसा लगता है मुसलमानों से ही दिक्कत है, रोहिंग्या मुसलमानों से नहीं, मुसलमानों से दिक्कत है। चिंता यह जताई जाने लगती है कि आबादी ना बढ़ जाए मुसलमानों की। तो इस तरह की फिजूल की दलीलें फिर नहीं देनी चाहिए ना। समीर साहब एक बात आपको समझने की ये कि जिस देश में जो लोग शांति के साथ रहते हैं, वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ रहते हैं, वहाँ की आर्थिक उन्नति में सहायक होते हैं, कोई भी देश ऐसे समाज को बाहर कभी नहीं भगाता, बाहर कभी नहीं जाने देता है। इस देश में पारसी वर्षानुवर्ष रह रहा है, इस देश की जमीन से एक भी स्वर ऐसा नहीं निकाला इनको जाने दिया जाए। ऐसे बहुत सारे समाज रह रहे हैं, उन्हीं को भगाने की बात होती है, उन्हीं के खिलाफ लोग खड़े होते हैं।
जो इस देश में उन्नति में रोक बनते हैं, बाधा बनते हैं, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में बाधा बनते हैं, आततायिता फैलाते हैं, उन्हीं के बीच उनको लोग भगाने की कोशिश करते हैं। म्यांमार में रोहिंग्यास के खिलाफ इसी प्रकार का हुआ। वो वहां की अगर शांति व्यवस्था में सहायक होते तो कभी वहां से भगाए नहीं जाते, उन पर दमन चक्र नहीं होता, क्योंकि वहां वो शांति भंग करने के लिए तैयार हो गए थे। तो भारत में उन लोगों के, भाई हमारे देश के राष्ट्रपति रहे एपीजे कलाम, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे एपीजे कलाम, एपीजे कलाम की चित्र लेकर के अपने घरों में लगाते हैं। अगर वो मुसलमान थे तो उनको अपने घर में क्यों लगाते हैं? इसलिए मुसलमान हिंदू का विषय नहीं है। वो लोग जो आधी रात में सुप्रीम कोर्ट के पास एक आतंकवादी के फांसी देने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने बैठ जाते हैं, वो लोग इस देश के लिए खतरा है और वो लोग इनको यहाँ रखने के लिए, इनको बचाने के लिए तैयार रहते हैं। ये है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मौलाना आबिद, आप रिएक्ट करना चाह रहे थे बहुत देर से विजय शंकर जी के बाद। देखिए, तिवारी जी भी और अश्विनी जी और तमाम लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नंबर एक तो ये कि आप ये जो चश्मा लगा के देखते हैं ना कि वो रोहिंग्या मुसलमान, भाई वो रोहिंग्या मुसीबत के मारे हैं, वो शरणार्थी हैं, जैसे तिब्बत के मुसीबत के मारे और श्रीलंका के मुसीबत के मारे। तो रोहिंग्या हिंदूज का जहां जिक्र आ रहा है उसके लिए भी तो हमारी सरकार का वही रुख है ना, फिर इसे हिंदू मुसलमान बना कौन रहा है? एक बात ये बताइए ना आप। अभी मैं दूसरी बात भी बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये कि इन शरणार्थियों के पक्ष में खड़े होने वाले केवल मुसलमान ही नहीं है भाई, लाखों हिंदू इस देश का खड़ा हुआ है। यही इस देश का बड़प्पन है। दुनिया जो इस देश को सलाम करती है वो इसीलिए करती है। भूषण भी साथ में खड़े हुए हैं, उनके खड़े होंगे, केवल याकूब खड़े होंगे। ऐसा है, जो लोग याकूब मेनन को आतंकवादी नहीं मानते वो रोहिंग्या को आतंकवादी क्यों मानेंगे? हिंदुस्तान में मानवता के एंगल की वजह से क्या बोला था? ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर वो लोग खड़े हैं। को आतंकवादी नहीं मानते, आप लोग तो दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी नहीं मानते। समीर जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हम बसाने की बात नहीं करते, केवल पनाह देने की बात है। बसाने और पनाह देने में जमीन आसमान का अंतर है। बसाने का मतलब ये परमानेंट बसा लिया, पनाह देने का मतलब ये है कि वो पनाह भी ले लेते हैं, जो पनाह लेते हैं बस भी जाते हैं। समीर जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। एक मिनट अश्विनी जी। समीर, जब याकूब मेनन को फांसी दी गई थी, जब याकूब मेनन को फांसी दी गई थी, इन्होंने बोला था याकूब मेनन आतंकवादी नहीं है, तो मुसलमान इसलिए फांसी दे दिया। ऐसे लोग रोहिंग्या को कहाँ मानेंगे? ऐसे लोग रोहिंग्या को अश्विनी जी, मुझे ये बताइए कि वरुण गांधी ने जो बात कही है, आप लोगों ने बोला था याकूब मेनन आतंकवादी नहीं है। हमें मालूम है, हम उस आम आदमी पार्टी में रहे जहां आप थे जी। माफ कीजिएगा, बात उतर जाएंगे, मराना हो जाएंगे फिर। भाई साहब, आप लोगों ने याकूब मेनन को निर्दोष कहा था। आप बड़ी बड़ी बातें कर आप लोग तो ओसामा बिन लादेन मारा गया तो आपने फतिया पढ़ा है। माफ कीजिएगा, ठेकेदार नहीं है। ओसामा बिन लादेन मारा गया तो मस्जिद फतिया कैसे पढ़ा गया? आप लोगों ने फतिया कैसे पढ़ा? आप क्यों ठेकेदार बन रहे हो मौलवी? आप ठेकेदार क्यों बन रहे हो? आपको ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। ओसामा बिन लादेन मारा गया तो आप लोगों ने फतिया क्यों पढ़ा? क्या आप वरुण गांधी से सवाल करते हैं कि इस देश में असाइलम और रिफ्यूजी पॉलिसी डिफाइन करने का वक्त आ गया है ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो? मानते हैं आप वरुण जी? सर, कैन यू रिपीट करेंगे आप सवाल अपना? मैंने कहा वरुण गांधी जो बात कर रहे हैं कि इस देश में रिफ्यूजी पॉलिसी डिफाइन करने का वक्त आ गया है, जब वो बात कर रहे हैं हमदर्दी की बात कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों की, मानते हैं इसकी जरूरत है? जी सर, वही सर, क्यों, क्या हमें क्या जरूरत है उस चीज की? सर, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, नहीं है जरूरत। इतने वर्षों में जो हमारे कश्मीर में, जो वहां पे आज की डेट में भी दीवारों पे लिखा जा रहा है, इंडियन डॉग्स गो बैक। हमारी हिंदुस्तानी फौज को जो वहां पे हमारे लिए मर रही है, लड़ रही है, उनको लिखा जाता है इंडियन डॉग्स गो बैक। क्या जब वो हमारे अभी तक हिंदुस्तान के सगे नहीं हो सके, तो जो ये रोहिंग्या मुस्लिम हमारे सगे कहां से बनेंगे? मेरा सिर्फ एक ही चीज है। बाकी रही बात, मतलब कश्मीरी पंडितों के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो हम सबको पता है। क्या हिंदुस्तान जानते हुए भी ये बात क्या हिंदुस्तान ने अभी, क्या हिंदुस्तान ने, एक मिनट मुझे कंप्लीट होने, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। क्या हिंदुस्तान ने अभी बाकी मसले हल हो गए हैं? क्या हमने अब नया मसला यहाँ पे खड़ा कर देना है?
क्या ये ये बात नहीं है कि हमें उनकी पहचान आपके घर में आपके घर के सलमान, मसले हल नहीं हो सकते हैं। सलमान, इस देश के जो मुद्दे हैं वो उठाइए ना। इंटेलिजेंस दूसरे देश के नागरिक यहाँ पर आकर बस रहे हैं, वो भी अवैध तरीके से वो मुद्दा क्यों उठा रही है? बोलने का मौका दीजिए पूरा। क्या हमें उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? अभी साहब एक मिनट, लास्ट जल्दी से सलमान। मुद्दा कोई भी दिलों नहीं में है। जगह रखिए। देखिए ये कुछ भी जमीन ये पे जगह मुद्दा अपने आप कोई बन नहीं है। जाएगी। देखिए हाँ। देखिए जो पाकिस्तानी रेफ्यूजी यहाँ बसे हैं, बसे नहीं है, उनको भी कोई आप ये नहीं बोल सकते कि उनको सिटीजनशिप मिली है या कुछ, कोई राइट नहीं मिला उनको। वो भी यहाँ पनाह लिए बैठे हैं बहुत सालों से, श्रीलंका से। लेकिन इस देश की जनता ये उम्मीद करती है कि इस देश के जो इश्यूज हैं वो अपोजिशन पार्टीज उठाएंगी, ना कि दूसरे देश के लोग यहाँ पर आकर बसे वो समस्या आप। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ETV उर्दू।